नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोदाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में भौतिक भूगोल को हम कंटिन्यू कर रहे थे और आज उसी सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही थी और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक और नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक होने जा रहा है अपक्षय, ठीक है ना, जिसे हम वेदरिंग कहते हैं। तो कल वाले सेशन जो भी जिस बच्चों ने भी अटेंड किया होगा, मैंने वहां पर लिंक जोड़ करके बताया भी था, ठीक है, किस प्रकार से अपक्षय का अध्ययन जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर बाय चैप्टर आपके ये सब चल रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई भी सेशन जो है आप जब बीच में छोड़ देते हैं, कोई भी टॉपिक को आप जब बीच में छोड़ देते हैं, तो आपकी वहां एक लिंक टूट जाती है और फिर उस टॉपिक को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, जब किसी एक सब्जेक्ट पर आप अध्ययन कर रहे होते हैं तो उसे कंटिन्यू करना चाहिए। जब तक कि वो सब्जेक्ट कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप उसे कंटिन्यू पढ़ना चाहिए। मतलब यदि आप लेक्चर देख रहे हैं तो लेक्चर नंबर 1 से देखना चाहिए। यदि आप किसी बुक को पढ़ रहे हैं तो बुक में भी बीच में से कोई टॉपिक ना पढ़ते हुए शुरू से उस हर एक टॉपिक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि सभी टॉपिक वहां पर एक दूसरे से लिंक होते हैं और एक दूसरे टॉपिक को समझने में आपकी सहायता भी करते हैं। सर, इसके अलावा दोस्तों आज जो सेशन हमारा होगा वो अपक्षय पर होगा। लेक्चर नंबर 20 होने जा रहा है, जो कि ऑल यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है, बीए फर्स्ट ईयर में फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। क्लियर है। इन सब के अलावा यदि आप नए छात्र हैं, पहली बार सेशन पर आए हैं, पहली बार ही जो है इस प्लेटफॉर्म पर आए और ज्योग्राफी का सेशन देख रहे हैं, तो ये कतई ना समझे कि हम सिर्फ ज्योग्राफी ही पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। जिस तरह से मैं ज्योग्राफी की डिटेल क्लासेस ले रहा हूं, इसी प्रकार की दोस्तों बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तक के सभी सब्जेक्ट में इसी प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। इसके लिए करना क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको प्लेलिस्ट में जाना, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट आसानी से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। बाकी की इंफॉर्मेशन मैं हर एक लेक्चर में देता हूं। अच्छा, इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे बीए कंप्लीट होने के बाद में इस प्रकार का चैनल ढूंढते हैं है ना, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित सारे जितने भी सब्जेक्ट है वो सब सब्जेक्ट एक ही चैनल पर दे दे, एक ही व्यक्ति आपको पढ़ा दे। तो ऐसा ही चैनल मैंने आप लोगों की डिमांड पर बना दिया है, प्रज्ञान हिंदी का नाम पर, यूट्यूब पर ही है। यूट्यूब का नया चैनल है प्रज्ञान हिंदी, जहां पर मैंने शुरुआत भी कर दी है। टॉप 5000 ऑल इंडिया जीके सीरीज वाले क्वेश्चनों से मैंने शुरुआत की है, जिसमें आपके जीके या जीएस के सारे सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं। 5000 प्रश्न यहां डिस्कस करने जा रहे हैं हम उसमें, जिसमें 3500 से ज्यादा क्वेश्चन अब तक कंप्लीट कर भी चुके हैं। अगर हम बात करें कौन कौन से सब्जेक्ट हम प्रज्ञान पर डिटेल क्लासेस के अंतर्गत लेकर आएंगे दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कंप्लीट हिस्ट्री होगी, वर्ल्ड हिस्ट्री से लेकर के इंडियन हिस्ट्री, और इंडियन हिस्ट्री में भी तीनों हिस्ट्री होने वाली है, एशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। क्लियर है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहां पर पॉलिटी की पॉलिटी की बात करेंगे, जिसमें कंप्लीट संविधान को पूरे विस्तार से डिस्कस करेंगे। इसके बाद में यहां पर ज्योग्राफी पर भी डिस्कस होगा, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी होगी और इंडियन ज्योग्राफी पर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो साइंस की, तो जनरल साइंस, उसमें तीनों पार्ट आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तीनों पार्ट को, जो जनरल साइंस वाला पोर्शन होता है आपका जीएस वाले पोर्शन में, उसको कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा एनवायरमेंट को भी पूरी तरह डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बात करें तो इकोनॉमी भी आपकी इसी चैनल पर कंप्लीट होगी, या एथिक्स की बात करें एथिक्स भी कंप्लीट होगी। और अंतिम रूप से एक सब्जेक्ट बचता है आपका जनरल हिंदी और इंग्लिश, तो उनको भी यहां कंप्लीट करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके जीएस के सारे सब्जेक्ट में इस चैनल पर कंप्लीट करवाने जा रहा हूं। जिन छात्रों को भी मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है वो जल्दी से प्रज्ञान हिंदी चैनल पर जाएं, अब उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि वहां के नोटिफिकेशन आपको मिलना प्रारंभ हो जाए। बात समझ आ गई ना आप लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहे तो जाइए विजिट कीजिए, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अच्छा ये आपका सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही है और इसमें अब तक हमारी 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। इस सब्जेक्ट की, इस सब्जेक्ट की अभी तक हम 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम बात करेंगे टॉपिक यूनिट 4 में। पहला टॉपिक है अपक्षय, जिसको हम वेदरिंग कहते हैं। क्लियर है। बेसिकली अगर देखा जाए ना तो मात्र कितने यूनिट है, कितने टॉपिक है इसमें, मात्र 5 टॉपिक बचे हैं। 3 टॉपिक 4 यूनिट में और 2 टॉपिक 5वीं यूनिट में, इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा आगे चलेगा तो मुश्किल 4-5 लेक्चरों में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए
अब बात करते हैं हमारे टेबल ऑफ कंटेंट की, मतलब कि आज के सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम 5 पॉइंटों के माध्यम से आज का सेशन कवर करेंगे। अपचे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जियोग्राफी वाले सब्जेक्ट का। एग्जाम में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और मैं ये भी जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट इस वाले टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन को भी छोड़कर आते हैं, क्योंकि ये शब्द ही ऐसा है जिससे थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार ये क्या बला है ना। तो जियोग्राफी में जो वर्ड हैं उस पर मत जाइएगा, उसकी कठोरता पर मत जाइए, उसके मीन को समझोगे, उसके अर्थ को समझोगे ना तो आपको समझ आएगा कि यार ये कितना आसान था। सिर्फ नाम कठिन होता है, उसका जो मीन होता है ना बहुत इजी होता है। और ऐसा ही कुछ आज के टॉपिक में होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर अपचय की व्याख्या की, या अपचय का परिचय, मतलब अपचय होता क्या है, इस पर कंप्लीट डिस्कशन होगा। इसके बाद हम बात करेंगे ये कितने प्रकार का होता है, इसके कारक क्या क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं इसके अलावा इसका प्रभाव क्या होता है, और लास्ट में निष्कर्ष पर चर्चा करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से जो 5 बिंदु है, ये जो 5 टॉपिक देख रहे हैं आप, इन पॉइंटों के माध्यम से आज का टॉपिक पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, चाहे आप वो एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें या अपनी वेल अंडरस्टैंडिंग के लिए देखें, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं और एक एक करके या एक एक बिंदुओं पर हम पूरा विस्तार से डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों सेशन के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा अगर टॉपिक आप कंप्लीट समझना चाहते हैं तो। और अगर 5-10 मिनट वाले वीडियो की खोज कर रहे हैं तो बिल्कुल मेरी क्लासेस बिल्कुल छोड़ दीजिएगा आप लोग, क्योंकि मुझसे कभी भी उम्मीद मत करना कि मैं कोई 5 या 10 मिनट वाले लेक्चर लेकर के आप लोगों के लिए आऊंगा, क्योंकि मेरे हर लेक्चर जो है डिटेल में ही होते हैं। और ये मैं बस मेरी प्रतिबद्धता, ये मान लीजिए कि मैं जो भी लेक्चर लेकर के आता हूं, जो भी टॉपिक लेकर के आता हूं, मैं डिटेल में ही देता हूं, चाहे फिर वो यूट्यूब पर वीडियो चले या ना चले, व्यूज मिले या ना मिले, मैं कोई मैटर नहीं करता उस पर। ठीक है ना? बात समझ आ रहा है आप लोगों को? अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो ना तो ही इस चैनल पर रुकिएगा। और हाँ, प्रज्ञान हिंदी जो मैंने अभी अभी एडवर्टाइज किया है आप लोगों के सामने, उस पर भी आप तभी जाइए जब आप उसको डिटेल में पढ़ने के लिए तैयार हो। चलिए शुरू करते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को पूरी बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपचय होता क्या है। दोस्तों अगर हम प्रैक्टिकल देखें, प्रैक्टिकली अगर बात करें तो अपचय हो सकता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिन्होंने पहली बार नाम सुना हो, जो नहीं जानते कि ये बेदरिंग होता क्या है, लेकिन आपने वास्तविक रूप से उस घटना को देखा है, अपने जीवन काल में उस घटना को बचपन से ही देखते आ रहे हो आप लोग। आपने कभी देखा होगा ना बचपन, कोई कई पत्थर है, वो पत्थर टूट करके बिखर जाता है। मान ले कि कहीं पर एक बड़ा सा पत्थर था, आपने देखा कि कुछ सालों बाद वो उसके 2 या 3 टुकड़े हो गए हो, और आगे चल करके फिर आप थोड़े से और बड़े हुए, 2-5-10 साल बाद में देखा तो उस पत्थर का पता ही नहीं वो कहाँ चला गया, मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़े होकर के वो बिखर गया है। तो ऐसी घटना जो है ना वास्तविक रूप से प्राकृतिक घटनाओं के कारण या अन्य घटनाओं के कारण होती रहती है, होती रहती है। और जिस इसी घटना जो होती है ना ये बिखरने की, उसी को हम अपचय कहते हैं। जब किसी का विघटन हो जाए, जब किसी पदार्थ का विघटन हो जाता है तो उस विघटन वाली जो प्रक्रिया होती है उसी को हम अपचय कहते हैं। और ये विघटन अपने आप नहीं होता, जैसे कि यहाँ पिक्चर में आप देखिए, यहाँ मान ये बीच में एक पत्थर है, बीच में एक चट्टान है, एक पत्थर, एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, इस पर फिजिकल फोर्सेस पड़ा, फिजिकल फोर्सेस पड़ा, बायोलॉजिकल फोर्सेस पड़ा और केमिकल फोर्सेस पड़ा। बात समझ आई? तो ये 3 फोर्स जब इस पर लगते हैं तो ये फिर अपने आप में बिखर जाता है, जैसे कि इसके ये टुकड़े हुए हैं, ये टुकड़े हुए हैं। क्लियर है? फिजिकल फोर्सेस दैट मीन्स कि जब इस पर भौतिक बल लगेगा या भौतिक प्रभाव होगा। बात समझ आ रहा है आपको? बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल या कहें कि बायोलॉजिकल जैसे कि जैविक फोर्स लगेगा, या फिर केमिकल जबकि रासायनिक फोर्स लगेगा। तो ये 3 प्रक्रिया ऐसी होती है, इन तीनों प्रक्रियाओं के इस पदार्थ पर होने से इसका विघटन होना प्रारंभ हो जाता है, और ये विघटित होते होते एक समय में आकर के ये क्या बन जाती है, मट्टी बन जाती है। अगर पत्थर की बात करें, रॉक की बात करें, तो ये मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है, मिट्टी का निर्माण करते हैं। अच्छा, इस बात को थोड़ा सा हम कुछ डिस्क्रिप्शन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, आइए सुनिएगा, अब आपको पूरा ये कंप्लीट समझ आएगा। देखिए अपचय जो होता है या कहें कि बेदरिंग जो होता है ना, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें चट्टाने, मिट्टी, खनिज आदि का टूटना, घिसना या विघटन होना होता है। समझिएगा, ये एक लाइन यदि आपने अच्छे से समझ ली तो इसका पूरा अर्थ आप समझ जाओगे। अपचय
या वेदरिंग वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टाने, मिट्टी या अन्य खनिज पदार्थ टूटकर बिखर जाते हैं या घिस जाते हैं या उनका विघटन हो जाता है। और यह प्रक्रिया पृथ्वी पर जल, वायु, तापमान, पौधे, जीव जंतु या अन्य प्राकृतिक कारकों से प्रभावित होती है। बात समझ आई? जो ये प्रक्रिया हुई है जिसके कारण अन्य खनिज पदार्थ घिस रहे हैं या विघटित हो रहे हैं, तो ये जो प्रक्रिया हो रही है इसके पीछे कई कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। जैसे जल भी जिम्मेदार हो सकता है, वायु, तापमान, पौधे, जीव, कई कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। उन सभी कारकों को हम आज के सेशन में डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप इसका अच्छे से अर्थ समझ लीजिए। तो अपचे के कारण क्या होता है, चट्टानें जो है छोटी इकाइयों में टूट जाती, जैसे आपने यहां पिक्चर में देखा है ना, एक बड़ी चट्टान थी, जब इस पर भौतिक, जैविक या रासायनिक जब बल लगा तो इसका विघटन हुआ और फिर से वापस से इन तीनों का फिर से फोर्सेस लगा तो फिर से और विघटित हुए, और ये प्रक्रिया चलती रहती, विघटित होता रहेगा। उसके बाद में अंतिम रूप से जाकर के छोटी छोटी इकाइयों में पूरी चट्टान बिखर जाएगी और आगे चल करके वह मिट्टी या तलछट या अन्य जो भू सामग्रियां हैं उनका निर्माण करेगी। अब सोचिए ना यार, आप जैसे जब पृथ्वी का पहली बार निर्माण हुआ तो क्या प्राथमिक रूप से क्या धरती पर कोई मिट्टी थी? एग्जैक्टली नहीं होगी ना, क्योंकि ज्वालामुखी से उत्पन्न हुई पृथ्वी। ठीक है, जब पृथ्वी पहली बार बनकर तैयार हुई तो पानी के गिरने से वो ठंडी होती है, ज्वालामुखी फट रही है, उसको लावा ठंडा हो रहा है, तो सब मिट्टी कहां थी? सब चट्टाने चट्टाने थी चारों तरफ। लेकिन चट्टानों के बार बार घर्षण होने से, अपघटन होने से या विघटन होने से उनके तत्व छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ते गए और उन्हीं से मिट्टी का निर्माण होता चला गया, या अन्य खनिज पदार्थों का निर्माण हो गया, या अन्य पदार्थों का निर्माण हो गया जो भू सामग्रियों के रूप में आज हम पहचानते हैं। बस समझ आए? तो ये सब किस प्रक्रिया के दौरान होता है? किस प्रक्रिया? तो अपचय या वेदरिंग के द्वारा होता है ना। तो अपचय का अध्ययन जो है, अपचय के अध्ययन की अगर हम बात करें या वेदरिंग का अध्ययन कहां किया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा भूगोल अध्ययन जो है, भूगोल, भूविज्ञान और पर्यावरण में इसका अध्ययन महत्वपूर्ण रूप से किया जाता है। अपचय का अध्ययन कहां? भूगोल में आवश्यक रूप से होगा, जहां पे फिजिकल या कहें कि जो भौतिक भूगोल की चर्चा होगी तो यहां पर अपचय का अध्ययन होगा ही होगा। इसके अलावा भूविज्ञान में, क्योंकि वह विज्ञान की वो शाखा होती है जो भूमि से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है, भूमि का अध्ययन करती है। तो जहां पर भी भूमि के अध्ययन की बात आएगी तो वहां पर भी अपचय के अध्ययन की चर्चा होनी है। इसके अलावा पर्यावरण की बात करेंगे तो पर्यावरण का तो प्रमुख घटक है, पर्यावरण का प्रमुख घटक होने के नाते इसका अध्ययन पर्यावरण में भी किया जाएगा। तो ये बात आप विशेष रूप से याद रखिएगा कि अपचय का अध्ययन हम भूगोल, भूविज्ञान और पर्यावरण नामक विषयों में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये पृथ्वी की संरचना और स्थलाकृतियों के निर्माण में इसका योगदान रहता है। वेदरिंग का पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की जो वर्तमान में जिस प्रकार की आप पृथ्वी देख रहे हैं उस संरचना में, या जितनी भी आप स्थलाकृतियां देखते हैं, जैसे पहाड़ देखते हैं, कहीं झरने देखते हैं, कहीं पर नदियां देखते हैं, कहीं पठार देखते हैं, है ना, तो ये सारी जो जितनी भी स्थलाकृतियां हैं इनका निर्माण इसी प्रक्रिया के द्वारा, या अगर ऐसा कह दें कि इस प्रक्रिया के सहयोग से हुआ है तो गलत नहीं होगा, है ना। पूर्णतः ये नहीं कह सकते कि मात्र अपचय के द्वारा ही इस पूरी स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ, लेकिन इन स्थलाकृतियों के निर्माण में अपचय का विशेष योगदान रहा है, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। बात समझ आई? तो यह प्रक्रिया जो है प्राकृतिक चक्र का हिस्सा होती है, यह प्रक्रिया प्राकृतिक चक्र में चलती रहती है ना। इसके अलावा और भूमि के विकास, कृषि, जलवायु और जल चक्र पर यह प्रभाव डालती है। तो पृथ्वी पर जितनी भी आवश्यक क्रियाएं होती है उन सब पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूं इसके परिचय आप अपचय का सामान्य अर्थ समझ चुके हैं, सामान्य अर्थ से अब तक आप लोग परिचित हो चुके हैं, है ना। तो अपचय का सामान्य परिचय क्या है? ये पृथ्वी की आवश्यक जो चट्टानें हैं या मिट्टी है या जो भी खनिज पदार्थ है उनका विघटन होना, अपघटन होना, टूटना, घिसना, इन सब की जो प्रक्रिया होती है वही अपचय कहलाती है। और ये प्रक्रिया क्यों होती है, इसके पीछे कई कारक जिम्मेदार होते हैं। कई कारकों में आप नाम ले सकते हैं, हवा का, जल का, तापमान का, जीव जंतुओं का, या कुछ अन्य प्राकृतिक घटनाओं का। क्लियर? और अपचय के कारण होता क्या है? जब अपचय होता है, किसी चट्टान का उदाहरण लीजिए, चट्टान का जब अपचय होता है तो वो चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है,
और आगे चल करके वो मिट्टी का निर्माण करती है या अन्य भू सामग्रियों का निर्माण करती है। ठीक है, ये इतना सा सामान्य अर्थ इसका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा बात करते हैं इसके दूसरे टाइप, माफ कीजिए दूसरे पॉइंट की। अब बात करते हैं अपचय के प्रकार की। तो अपचय होते कितने प्रकार के हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक अपचय। जैसे अभी आपने देखा था ना, कौन सा? फिजिकल वेदरिंग, जैसे फिजिकल फोर्स पड़ा, फिजिकल फोर्स भौतिक दबाव पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एक प्रकार होगा भौतिक अपचय। भौतिक कारकों के द्वारा होने वाला जो अपचय होता है वही भौतिक अपचय कहलाता है, वही भौतिक अपचय कहलाता है। जैसे ये पिक्चर में चट्टान देख रहे हैं आप लोग, क्या हुआ? चट्टान को कोई तोड़ने नहीं आया, ये मैं सोची किसी ने हथौड़े की चोट से तोड़ दिया इसको, नहीं तोड़ा किसी ने नहीं। ये चट्टान को देखकर लगता है आप लोगों को कि एक समय ऐसा रहा होगा जब ये चट्टान बिना टूटी होगी, एक आपस में जुड़ी हुई होगी, एक मात्र चट्टान होगी ये। लेकिन अभी जो दिख रही है ये लग रहा है, इसको देख करके ही लग रहा है कि ये बीच में से दो हो गए, मतलब कि ये टूट चुकी है। तो क्या अपने आप टूटी है या इस पर कोई बल लगा होगा? तो एग्जैक्टली बल लगा, लेकिन जो बल लगा है वो भौतिक बल लगा है, मतलब बाहर से कोई फोर्स लगा है, बाहर से कोई पावर लगी है, तब इस चट्टान के दो टुकड़े हुए, अचानक नहीं हुए। कई दिनों से प्रक्रिया चल रही थी, चलते चलते अंतिम रूप से इसके दो टुकड़े हो चुके। और ये अभी दो टुकड़े नहीं, आगे इसमें और टुकड़े होंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब ये चट्टान का पता भी नहीं चलेगा कहां थी या नहीं, है ना। इसी को बोलते हैं भौतिक अपचय, भौतिक अपचय। इसे यांत्रिक अपचय भी कहा जा सकता है, यांत्रिक अपचय भी कहा जा सकता है। इसमें चट्टानों के भौतिक आकार में परिवर्तन होता है। जब भी भौतिक अपचय होता है या यांत्रिक अपचय होता है तो इसका जो भौतिक आकार है, मतलब कि जो दिखने वाला आकार होगा ना, वो भौतिक आकार। इस पिक्चर को फर से देखकर हमने बोल दिया कि चट्टान कितनी बड़ी है ना, इसके दो टुकड़े हुए। तो कौन से रूप को देख पा रहे हैं हम लोग? इसके भौतिक रूप को देख पा रहे हैं। तो जो इस अब जब भी भौतिक अपचय होगा तो कौन से रूप में परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा, भौतिक रूप में परिवर्तन होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसके अंदर जो रसायन है, इस चट्टान में जो भी रसायन है, वो रसायनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रसायन सेम रहेंगे, चाहे उसके 1000 टुकड़े हो जाए, रसायन सेम रहेंगे। मतलब रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ भौतिक आकार में परिवर्तन होगा। कारण क्या हो सकता है? इसका मुख्य कारण, भौतिक अपचय का मुख्य कारण क्या हो सकता है? भाई तापमान में परिवर्तन हो गया, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, या पिघलने जैसी स्थिति है। पिघलने मतलब कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, समझ रहे? तो तापमान में जब परिवर्तन होता है तो भौतिक अपचय की संभावनाएं ज्यादा बनने लगती है। इसी प्रकार से दूसरा टाइप होता है इसका अपचय का, रासायनिक अपचय। रासायनिक अपचय मतलब इसमें भौतिक अपचय को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब भौतिक दबाव से कोई फोर्स लग करके कोई चट्टान के दो टुकड़े हुएंगे, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इसमें इंक्लूड होंगे रासायनिक अपचय। जैसे कि कोई रासायनिक क्रियाएं हो रही है, जैसे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य गैसें मिलकर के कोई प्रक्रिया करके और चट्टान के टुकड़े कर रही है। तो उस प्रकार की प्रक्रिया हम रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत लेंगे, और ऐसे ही प्रक्रिया को हम यहां पर इंक्लूड करेंगे रासायनिक अपचय के अंतर्गत, जिसे हम केमिकल वेदरिंग कहते हैं। इसमें चट्टानों और खनिजों का विघटन रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से होता है, ना कि भौतिक क्रियाओं के माध्यम से। अगर कोई व्यक्ति आकर के हथौड़े की चोट से कोई चट्टान तोड़ता है ना, तो वो भी भौतिक अपचय कहलाएगा। ये भी याद रखिएगा आप लोग, भौतिक अपचय कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर भौतिक पावर लगी है ना, भौतिक पावर लगी है। लेकिन रासायनिक अपचय में इसके अंदर जो केमिकल है, जो रसायन है, वो आपस में मिलकर के क्रिया करेंगे, उस क्रिया के कारण जब इसके टुकड़े होते हैं, तब ये क्या कहलाती है? ये कहलाएगा आपका रासायनिक अपचय। लेकिन रासायनिक अपचय ये इस प्रकार का नहीं होगा जैसा आप देख रहे चट्टान के दो टुकड़े, बल्कि रासायनिक अपचय कुछ इस प्रकार का होगा। इस चट्टान को गौर से देखिए, इस चट्टान को गौर से देखिए, ये चट्टान बीच में से पूरी तरह खोखली हो चुकी है, ये रासायनिक अपचय है। तो अभी हो सकता है नहीं देख पा रहे हो आप क्वालिटी के कारण, लेकिन जब आप वीडियो डाउनलोड करेंगे ना, ये माफ कीजिए पीडीएफ डाउनलोड करेंगे ना, तो आपको स्पष्ट रूप से समझ आएगा। इसके अलावा एक अन्य कारण होता है जैविक अपचय। जैविक अपचय में क्या होता है भाई? जीव जंतु जो होते हैं, जो सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं ना, कीटाणु होते हैं, वो उसको अंदर ही अंदर खत्म कर देते हैं, उसे अंदर अंदर खत्म कर देते हैं। जैसे जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु में आएंगे, पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, ये सब जब चट्टान को तोड़ दे। आप इस पिक्चर में देखिए, जैसे मान लो कोई चट्टान है, चट्टान में बीच में से कोई पौधा उग गया, बीच में से कोई पौधा उग चुका है, तो क्या करेगा वो? जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाएगा, चट्टान टूट जाएगी, बिखरने लगेगी वहां से। तो ये भी तो चट्टान का अपचय था ना,
लेकिन किसके कारण हुआ है? पौधे के कारण हुआ है। समझ आ रहा आपको? ठीक है, तो ये तीन विशेष कारण है अपचय के। कौन से? भौतिक, रासायनिक और जैविक। ये तीनों को याद कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं अपचय के कारक की। अपचय के कारक क्या होंगे? तो भाई अपचय के कारक जो है, अपचय को प्रभावित करने वाले, मतलब कि जो वेदरिंग होती है उसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, उनको कुछ कैटेगरी में हम विभाजित करते हैं। जैसे कुछ कैटेगरियां बनाई गई है, जैसे कि अगर बात करें, ओपन होगा भाई, हाँ इट्स ओके। एक स्लाइड है यार, उसमें एनिमेशन डाला गया था लेकिन वो ओपन नहीं होगी, डायरेक्ट हमें नेक्स्ट स्लाइड पर फेंक रहा है ये। इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम यहाँ से पढ़ लेंगे। इसके कुछ कारक हैं, मैं यहाँ पर विशेष रूप से 5 कारकों की बात करूंगा, 5 कारकों की, ठीक है। मतलब ऐसे 5 कारक है जो इस अपचय वाली प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, है ना, प्रभावित करते हैं। जैसे भौतिक कारक, भौतिक कारक में एक तापमान हो जाएगा भाई, तापमान में परिवर्तन हुआ, तापमान में परिवर्तन होगा तो क्या होगा? अपचय होगा, एग्जैक्टली होगा ना। इसके अलावा पानी, पानी भी भौतिक कारकों में ही आएगा क्योंकि बाहर से दबाव डालेगा वो। तो पानी भी, जैसे जल, मान लो कि बहुत ज्यादा ठंडा प्रदेश है, वहां पर जल पानी जमने लगा है ना, या फिर बहुत ज्यादा गर्मी है, वहां पिघल गया, तो उससे क्या होगा? चट्टानों में दरारें पड़ने लग जाती है, दरारें पड़ने से वो चट्टानें फिर आपस में बिखरने लग जाती है। अच्छा शुरू से देखते हैं इसको। तापमान परिवर्तन, तापमान परिवर्तन को पहले लेते हैं। तापमान में बदलाव से क्या होता है? चट्टानों का विस्तार या संकुचन होने लगता है। तापमान में परिवर्तन होगा, जैसे बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म, तो चट्टान का विखंडन होना स्वाभाविक है। इसके अलावा पानी की बात करें तो जल के जमने या पिघलने से चट्टानों में दरारें दरारें पड़ने लगती है ना। बहता हुआ पानी चट्टानों को घिसकर छोटे टुकड़ों में बदल देता है, सही बात है ना। इसके अलावा हवा को देख लीजिए भाई, हवा भी, जब तेज हवा जो है रेत और अन्य कणों को उड़ाकर चट्टानों को घिसती है, जब तेज हवाएं चलती है तो भी चट्टानों का घर्षण होता है ना। और बर्फ और हिमनद, बर्फ के जमने या घिसने से चट्टानों का क्षरण एग्जैक्टली होगा। चट्टान के ऊपर बर्फ जम गई, जब वो पिघलेगी तो थोड़ा वो क्षरण करके ले जाएगी चट्टान का, है ना। तो ये सब कौन है? भौतिक कारक है। इसी प्रकार से अन्य कारक होगा आपका रासायनिक कारक। रासायनिक कारक को इस पिक्चर में आप और आसानी से देख पाएंगे। रसायनों के द्वारा जो प्रक्रिया होती है अपचय की, उसके माध्यम से एक शिला का, एक चट्टान का ये हाल हो जाता है। आप देखिए यहां से इस प्रकार का हल हो जाता है। अब कहीं पर भी अगर इस प्रकार की चट्टान आप लोग देखें ना, तो फट से समझ जाइएगा कि इस चट्टान का जो अपचय हुआ है वो रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है, ना कि भौतिक प्रक्रिया के माध्यम से, है ना। रासायनिक प्रक्रिया, जैसे जल का रासायनिक प्रभाव, जल का रासायनिक प्रभाव, जल और खनिजों के बीच रासायनिक प्रक्रियाएं चट्टानों को विघटित कर देती है। जब भी कभी जल और उस खनिज के बीच में रासायनिक प्रक्रिया होती है तो उस चट्टान को विखंडित या विघटित कर देगी। इसी प्रकार से ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, जैसे ऑक्सीजन के साथ चट्टानों में मौजूद जो धातुएं होती है, ऑक्सीजन चट्टानों में जो धातुएं होती है, जब वो धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्रिया करती है, उससे भी चट्टानों का विखंडन होगा। कार्बोनेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वही चट्टानों की धातुओं के साथ मिलकर के जब क्रिया करेगी तो वो भी क्या करेगी दोस्तों? इसको विखंडित करेगी। हाइड्रेशन की बात करें, मतलब हाइड्रोजन की बात करें, तो पानी के अणु चट्टानों के खनिजों के साथ मिलकर उनकी संरचना को ढीला कर देंगे, कमजोर कर देंगे, जिससे चट्टान के विघटन होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। इसी प्रकार से अन्य कारकों में या कारक नंबर 3 में हम बात करेंगे जैविक कारक की, जैविक कारक की, ठीक है। तो जैविक कारक में पौधों की जड़ें, किसी चट्टान पर जब पौधे उगने लगते हैं, जैसे आप ये चट्टान को देखिए, इनको देखिए, दो फोटो नीचे वाले 2 फोटो को देखिए, इसमें क्या हो रहा है? चट्टान के बीच से पौधे उग रहे हैं। तो इस पौधे की जो जड़ें हैं ना, ये जड़ें इतनी कठोर हो जाती समय समय धीरे धीरे कि चट्टान को बीच में से तोड़ने लगती है। तो जड़ें चट्टानों के बीच दरारों में प्रवेश करती है और उनके टूटने का कारण बन जाती है, चट्टानों के टूटने का। जीव जंतु की बात करें तो कीड़े मकोड़े और अन्य जीव चट्टानों को खोदकर या घिसकर उनका क्षरण करते हैं। वहीं सूक्ष्म जीवों की बात करें तो ये सूक्ष्म जीव भी अम्लों का स्राव करते हैं और ऐसे अम्ल स्रावित करते हैं जिससे चट्टानों का घर्षण होता है, पिघलने लगती चट्टानें।
ठीक है, ये जैविक कारकों में है। ऐसे ही दो कारक आपके और हैं जो इंपॉर्टेंट है, एक है भौगोलिक और जलवायु कारक। भौगोलिक और जलवायु कारक, भौगोलिक जैसे स्थान की ऊंचाई, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर एक अलग प्रकार का घर्षण होगा। जलवायु या वर्षा जैसे स्थान, तो ऊंचाई पर तापमान और दबाव, दो बातें करेंगे हम लोग। ऊंचाई, जब बहुत ज्यादा ऊंचाई पर तापमान और दबाव में बदलाव हो जाता है और अपचय क्या होगा, वहां तेजी से अपचय होता है। उसी प्रकार से जलवायु की बात करें, क्लाइमेट की बात करें, तो गर्म और आर्द्र जलवायु में रासायनिक अपचय ज्यादा होगा। शुष्क और ठंडी जलवायु में भौतिक अपचय प्रमुख होता है। उसी प्रकार से वर्षा, तो वर्षा से आप भली भांति परिचित है, बहुत ज्यादा अपचय होता है बारिश से, है ना। और लास्ट वाला जो कारक है आपका वो है टाइम, समय है। समय तो किसी को नहीं बख्शता है ना। तो समय अपचय की तीव्रता और पैमाने को प्रभावित करता है। अपचय की तीव्रता और पैमाने को प्रभावित करता है। चट्टानों पर जितना अधिक समय तक प्राकृतिक कारक कार्य करते हैं, अपचय की प्रक्रिया उतनी ही अधिक होती है। क्योंकि जितनी भी प्रक्रियाओं की अभी तक हमने बात की, कारक नंबर 1 से लेकर के 4 तक, वो सारी प्रक्रियाएं इस समय के साथ होती है ना, समय कारक के साथ होती है। और जब समय के साथ होती है तो जितना अधिक समय वो क्रियाएं लेती है, उसमें वह अपचय की प्रक्रिया उतनी ही ज्यादा होगी, उतनी ही जो है धीमी गति से होगी लेकिन ज्यादा होगी। और कम समय लेते हुए होगी तो उनकी प्रक्रिया तो बहुत, मतलब प्रक्रिया की गति तीव्र होगी, तीव्र होगी, है ना, याद रखिएगा। गति तीव्र होगी लेकिन उसकी जो प्रक्रिया होगी ना, वो थोड़ी सी कमजोर होगी, ढीली होगी, अधिक समय लगने की अपेक्षा अगर बात करें तो। इसी प्रकार से लास्ट वाला जो ऑप्शन बचता है आपका, वो बचता है अपचय के प्रभाव। आप कीजिएगा, एक लास्ट में एक निष्कर्ष को भी डिस्कस करना है हमें। तो अपचय के प्रभाव, तो ये किस किस को प्रभावित करती है, तो इसके प्रभाव भी थोड़े अनोखे हैं। जैसे भूमि निर्माण को, है ना, सॉइल फॉर्मेशन को, मतलब जैसे मैंने आपको प्रारंभ में बताया था, कुछ जब चट्टान टूटती है तो आखिर में वो मिट्टी में मिल जाती है ना, और उस मिट्टी का निर्माण करती है। अपचय के कारण चट्टानों से मिट्टी का निर्माण होता है जो कृषि और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा स्थल रूपों का निर्माण, स्थल रूपों का निर्माण जैसे घाटी, गुफा, नदी, ये पर्वत, ये सब किससे बने, तो ये सब इसमें कहीं ना कहीं अपचय मतलब वेदरिंग का कहीं ना कहीं सहयोग है, जिस इसी कारण से ये स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है। वहीं अगला प्रभाव हो सकता है खनिज संसाधनों का निर्माण पर। अपचय के कारण खनिजों का विघटन होता है जो खनन और औद्योगिक गतिविधियों के लिए उपयोगी होते हैं। हाँ, इतनी ही डिटेल में आपको जाना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। अगर आपका इस प्रकार का क्वेश्चन है जिसमें 5 पॉइंट आपको देने हैं, तो दैट्स ऑल, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको चाहिए भी नहीं। पर्यावरणीय प्रभाव की बात करें तो अपचय प्राकृतिक चक्रों जैसे कि जल चक्र या कार्बन चक्र आदि को प्रभावित करता है ना। अंतिम रूप से बात करते हैं निष्कर्ष की, तो अपचय एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है दोस्त, ये प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है, ये निरंतर चलती है प्रक्रिया। और पृथ्वी की सतह को आकार देने या पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में ये अहम भूमिका निभाती है। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि वर्तमान में जिस प्रकार की पृथ्वी आप देख रहे हैं, इस आकार को देने में अपचय अर्थात वेदरिंग का एक बड़ा योगदान रहा है। यह प्राकृतिक और जैविक कारकों से प्रभावित होती है। अपचय की समझ हमें पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने, कृषि में सुधार करने और प्राकृतिक संसाधनों को बेहतर प्रबंधन करने में मदद कर सकती है। इसलिए अपचय की एक बेहतर समझ प्रत्येक नागरिक में होना अति आवश्यक है, और विशेष रूप से कृषि वैज्ञानिकों में या कृषि के छात्रों में ये समझ का होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ में हमारा सेशन होता है कंप्लीट, आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूं टॉपिक आपको कंप्लीट समझ आया होगा। कहीं पर कोई डाउट जा रहा हो, कहीं पर कुछ स्पीड कम ज्यादा लग रही हो, तो भी आप लोग मुझे कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं। आपकी सजेशन के लिए मेरा कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहता है। सजेशन देते वक्त ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप नेगेटिव सजेशन दे रहे हैं या पॉजिटिव दे रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप पॉजिटिव सजेशन ही दें। अगर आपको सेशन में कुछ नेगेटिव भी लग रहा हो ना, तो बिल्कुल आप बेधड़क होकर के बिना संकोच किए नेगेटिव सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं, आपका स्वागत होगा, लेकिन सही होना चाहिए, है ना। सही होना चाहिए। आप हमारी कमियों को बताइए, हम सुधार करने के लिए हमेशा तैयार हैं और तैयार रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में लेक्चर नंबर 21 में, जिसमें हम बात करेंगे बृहद क्षरण ढाल विकास की अवधारणा। आपके तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्लासेस कंटिन्यू चलेगी। तो बृहद क्षरण क्या होता है, ढाल विकास की अवधारणा क्या होती है, इन सब पर हम अगले नेक्स्ट सेशन में क्लियर डिस्कशन करेंगे। मास वेस्टिंग कंसेप्ट ऑफ स्लोप डेवलपमेंट जो भी है ना, ढाल विकास वगैरह, तो इन सब पर हम नेक्स्ट सेशन में पूरे डिटेल में विस्तार से चर्चा करेंगे।
जाने से पहले आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला दूं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है, जिसे ज्वाइन करके आप हमारे कंटिन्यू या कहें कि एक्टिव स्टूडेंट बन सकते हैं। और एक्टिव स्टूडेंट से भी हम कोई चार्ज नहीं लेते। ये मत सोचिएगा कि मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पर जो है बुला करके और आपसे कोई चार्ज वसूलूंगा या कोई फीस की डिमांड रखेंगे, तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां पर भी नोट्स आपको एक साथ प्रोवाइड कर दी जाती है, सारे लेक्चरों की लिंक आपको एक साथ मिल जाती है। यदि आप व्हाट्सएप चैनल पर आते हैं या टेलीग्राम चैनल पर आते हैं तो कोई चार्जेस नहीं है। लोदाजी क्लासेस और प्रज्ञान हिंदी दो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन पर आज ना कोई चार्ज है और भविष्य में कोई चार्ज नहीं रहेगा। आप फ्री आज पढ़ रहे हो, फ्री में ही हमेशा पढ़ोगे। इसलिए आज से 5 साल पहले भी जो मैं पढ़ा चुका जो क्लासेस है वो आज भी इसी प्लेटफॉर्म पर ऐसी की ऐसी डली हुई है, ना हटाया गया है ना उसको जो है प्राइवेट किया गया है। बिल्कुल ओपन रखी गई है आप लोगों के लिए, जो चाहे वो सब्जेक्ट देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट देखिए, कोई चार्जेस नहीं है। ओके फ्रेंड्स, सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, ठीक है, और नया है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और यदि आप चाहते हैं कि एक ऐसी गुणवत्ता में आप लोगों को दे पा रहा हूं या आप छात्रों तक पहुंचा पा रहा हूं, है ना, तो अपने जो भी मित्र हैं, दोस्त हैं, उन तक शेयर कर दें सेशन को, ताकि वो लोग भी जो है इस सब्जेक्ट का या इस लेक्चरों का कुछ बेनिफिट उठा पाए वो लोग भी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।